रेजोनेंस। रेजोनेंस के वो हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। रेजोनेंस टॉपिक है आपका क्लास 10th आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और 11th में भी आता है। तो रेजोनेंस के पहले फ्री, फोर्स और डैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन, ये जो हमने पढ़ा है उसी के आगे का ये पार्ट है रेजोनेंस। तो एक सेकेंड आप फिर से पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए ताकि इसको समझने में दिक्कत ना हो। डिटेल स्टडी के लिए पीछे पढ़ सकते हैं। यहां के लिए जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मींस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। पार्टिकल के मीन पोजीशन के अराउंड जो टू एंड फ्रो मोशन होता है वो हमारा वाइब्रेशन होता है। क्लियर? जैसे ये यदि पार्टिकल का मीन पोजीशन है, इसके अराउंड टू एंड फ्रो मोशन होता है। क्लियर? फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? फ्री वाइब्रेशन मींस देयर इज नो एक्सटर्नल और इंटरनल और रेसिस्टिव और फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर? डैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब होता है कि देयर इज अ डैम्पिंग फोर्स या रेसिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेशन कर रहा होता है तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस या रेसिस्टिव फोर्सेस काम करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन को धीरे 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 रिड्यूस करते हैं और दिस फोर्सेस आर कॉल्ड डैम्पिंग फोर्सेस एंड द वाइब्रेशन इज सेड टू बी डैम्प्ड वाइब्रेशन। क्लियर? द नेक्स्ट इज फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन ये था कि इफ द वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल और ए ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस under the influence of an external periodic force, यदि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा है और उस पर एक एक्सटर्नल पीरियाडिक फोर्स लग रहा है तो उस वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। जैसे कहते हैं जबरदस्ती कोई लड़का पढ़ नहीं रहा है और डंडा लेके माता जी पीछे बैठी हुई है कि पढ़ो, ये कोई लड़का पढ़ नहीं रहा और टीचर डंडा लेके बैठा हो कि पढ़ो, तो लड़का पढ़ तो रहा है उस समय लेकिन अपने मन से नहीं पढ़ रहा। यदि लड़का अपने मन से गया, बुक उठाया, फैन ऑन किया, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ने लगा, कोई भी तो फ्री वाइब्रेशन हो गया। डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब हो गया आपका कि लड़का पढ़ रहा है लेकिन उसमें बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। लाइट चली गई, अचानक से उसे गर्मी लगने लगी तो उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। यदि उसको भूख लगी है तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो उसको पढ़ने की जो इच्छा है, जो पढ़ने का उसका मन है, उसको कम करती है। तो ये डैम्प्ड वाइब्रेशन का एक एग्जांपल हो गया। फोर्स वाइब्रेशन का एग्जांपल हो गया हमारा कि लड़का पढ़ नहीं रहा है, उसको बैठाया गया पढ़ने, जब पढ़ने लगा वो तो उसके बाहर माता जी डंडा लेके बैठी हैं और डंडे का देख के वो पढ़ रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगा हुआ है, माता जी का डंडा देख के वो पढ़ रहा है। एग्जाम्पल हो गया फोर्स वाइब्रेशन। अब फोर्स वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस है। तो फोर्स वाइब्रेशन का यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पे लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि वाइब्रेशन कर रहा है। वाइब्रेशन कैसे कर रहा है? टू एंड फ्रो, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है। क्लियर? यदि यहां से कोई एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यदि यहां पे जैसे ये वाइब्रेशन करके आया उसी समय यहां पे हैमर लेके कोई खड़ा, उसने ऐसे मार दिया, फिर ये आया फिर से मार रहा है, फिर आया फिर से मार रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेशन कर रहा है ये इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेशन कर रहा है, यानी कि उस पर लगातार ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और इस फोर्स के प्रभाव से ये वाइब्रेशन करता है, तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्लियर? अब दैट इज स्पेशल केस ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है ये समझते हैं। होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको इसके जगह से हमने डिस्प्लेस कर दिया। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम इसके जगह से यहां लाए और छोड़ दिया, फिर ये क्या करने लगेगा? वाइब्रेशन करने लगेगा। और इस वाइब्रेशन जब ये कर रहा है तो हर एक वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑसिलेशन पर सेकेंड, वेव्स पर सेकेंड। तो जब ये भी वाइब्रेशन कर रहा है पार्टिकल लगातार इधर इधर, तो इसका मतलब कि इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, इसका कुछ ऑसिलेशन है। क्लियर? तो इसकी फ्रीक्वेंसी को मान लीजिए कि ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्या है इसकी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को हमने इसकी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो वाइब्रेशन करने लगा, और इस जो वाइब्रेशन कर रहा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन कर रहा है। क्लियर? अब यहां पे हमने बात की, यहां पे एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का मतलब क्या है? जैसे यहां पे कोई स्प्रिंग के तरीके से आपने चीज बांध दिया, ये ऐसे ऐसे आ रहा है बार बार, और इस तरीके से सेट किया गया है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचेगा तभी वो यहां पहुंचेगा। तो जैसे यहां आएगा ये इसको हिट कर देगा, फिर जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा फिर उसी समय यहां पे आके हिट कर देगा, जैसा ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा फिर ऑब्जेक्ट आके हिट करेगा। तो अब इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये भी तो ऐसे 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 कर रहा है, यानी कि ये भी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे कर रहा है, यानी कि ये भी क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है। ये जो हमारा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है ये भी क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है। इसका मतलब इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी है इस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। इस वाइब्रेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे वो वाइब्रेशन कर रहा है। और दूसरी फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई? इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। क्लियर? दो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। क्लियर? अब क्या हो गया? इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए कि 20 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए 15 हर्ट्ज है, ये 25 हर्ट्ज है, ये 24 हर्ट्ज है, कुछ भी हो सकती है। बट सिचुएशन कम, एक कंडीशन ऐसी आती है यदि आ गई कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के सेम हो जाए, बोथ आर सेम। ये हमारा ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा था और ये हमारा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, दोनों की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। एक कंडीशन ऐसी आ रही है कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स बोथ बिकम्स इक्वल। यदि किसी केस में दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है, उस केस में इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है, क्या है? एम्पलीट्यूड है, वो बहुत बढ़ जाता है। इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर? यानी कि जब इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और जब इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाती है, तो इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाता है लार्ज अमाउंट में। और इस फेनोमेना को, यानी कि इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड को, कब इंक्रीज होता है? जबकि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, उस केस में एम्पलीट्यूड के बढ़ने को हम रेजोनेंस कहते हैं। अब ऐसा समझिए कि यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है 1 1 और 11, 1 1 मिलकर ये 2 नहीं होता है, 11 हो जाता है। मुहावरा पड़ा ना, 1 1 और 11। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक ये दोनों मिलकर बन गए 11। क्लियर? यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 + 1 11 हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस या अनुनाद। अब तो रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है? रेजोनेंस की डेफिनेशन ये निकल के आ रही है, इफ अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स becomes equal to the frequency or the natural frequency of the vibrating object, then the amplitude of the vibrating object increases. This is called
रेजोनेंस। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट दोलन कर रहा है और उस पे एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा है और किसी केस में इसके फ्रीक्वेंसी और इसके फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई, तो जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा था उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा था इसकी फ्रीक्वेंसी थी f और इसकी फ्रीक्वेंसी थी n। इफ n इक्वल टू f, यदि n f के बराबर हो गया तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएगा और ये आपका रेजोनेंस हो गया। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या हुई, रेजोनेंस की कंडीशन यही हो गई कि पहला कि ये एक फोर्स वाइब्रेशन होना चाहिए और दूसरा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। यानी कि जब एक और एक और एक और एक मिलके 2 ना होके 11 बन जाए तो बन जाता है रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस का अब सब भूल जाइए, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल का मतलब क्या हुआ, 2 ऑब्जेक्ट हैं, अक्सर हम लोग बात करते हैं, कोई दोस्त होगी, अरे कहीं झगड़ा हो गया दोस्तों के बीच में, अकेले पड़ गया, तो क्या कहते हैं, अरे मेरा वो वाला दोस्त होता, तो उनको बताते। मतलब ये है कि जैसे ही वो दोस्त आएगा, यानी कहीं भी आप ऐसे कि झगड़ा हो रहा है और आप दब रहे हैं, और जैसे आपको दिखा कि नहीं आपका कोई दोस्त आ रहा है दमदार वाला, तो तुरंत आप एकदम फॉर्म में आ जाते हैं, आओ चलो बताओ क्या करे थे तुम लोग, आओ देखते हैं क्या करें। इसका मतलब कि उस फ्रेंड को देखते ही आपकी एनर्जी पावर एकदम जो है 10 गुना होगी, एकदम आप हाई लेवल आ जाओ, देखते हैं क्या करना है। तो यही फिनोमेना जो होती है रेजोनेंस होती है। अच्छा, अब रेजोनेंस का एक दैनिक जीवन का एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है एक ग्लास ले लिया और इस ग्लास को आपने घर पे जाके आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इस ग्लास को आप अपने कान के पास ले जाइए। अब जब इस ग्लास को हम कान के पास ले जाएंगे तो बहुत तेज तेज आवाज आती है कान में, ऐसे नॉर्मल हवा भी है ना, यहाँ पे है क्या, कान के पास में एयर है और एयर क्या कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है। कैसे वाइब्रेशन कर रही है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, और हमको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप किसी ग्लास को या कटोरी को, छोटे बर्तन को यहाँ पे रखेंगे और शांत होकर सुनना है आपको 1 सेकेंड, तो अंदर लगेगा कि कोई चीज बहुत तेज आवाज आने लगी। होता क्या है कि जब आप ग्लास को यहाँ पे रखते हैं तो इस ग्लास के बाहर एयर पार्टिकल है, वो वाइब्रेशन कर रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, और इस ग्लास के अंदर एयर पार्टिकल हैं, वो वाइब्रेशन कर रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। यानी कि अंदर के पार्टिकल और बाहर के पार्टिकल, यदि दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई तो अंदर के पार्टिकल का क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, वो तेज तेज मोशन करने लगते हैं, इसलिए आवाज आने लगती है। ग्लास हो या कोई घड़ा है, घड़ा कोई रखा हुआ है और उस घड़े के पास आप घड़े के अंदर ऐसे कान लगा के सुनिए, या कोई पाइप है, लंबी सी पाइप रखी हुई है लोहे की या प्लास्टिक की जो अंदर से खाली है, और आप अक्सर उस प्लास्टिक में कान लगाइए और कान लगा के ऐसे बंद करके सुनिए, आपको बहुत तेज तेज आवाज सुनाई देगी। तो ये सारे जो दैनिक जीवन के इस टाइप के एग्जाम्पल है, दिस इज द रेजोनेंस। या एक एग्जाम्पल लीजिए, अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लोग रेजोनेंस रख देते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, दैनिक जीवन में ये हुआ कि आपका बच्चा है, बच्चे की कुछ कैपेबिलिटी है और हमारे टीचर की कुछ कैपेबिलिटी है, दोनों जब मिलेंगे तो आपके बच्चे की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस का मतलब इंक्रीज कर जाना, तो वो रेजोनेंस हो गया। ये तो दैनिक जीवन के एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस वाइब्रेशन में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस, इन दोनों में फर्क क्या है। ये वाइब्रेशन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के अंदर होता है, ये भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के अंदर होता है। दूसरा, इसमें क्या होती है, इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता है, इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये 2-3 दोनों के बीच में डिफरेंस। अब आपके टेक्स्ट बुक या कोर्स का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ अ ट्यूनिंग फोक। लेट अस सपोज यहाँ पे
कोई ट्यूनिंग फॉर्क है और यहाँ पे कोई ट्यूनिंग फॉर्क है और इसमें ये एयर, ये साउंड बॉक्स है, ये साउंड बॉक्स है, ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है और लेट अस सपोज बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों बिल्कुल सेम है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई जी अपॉन एल, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है लेंथ पे। यदि दोनों एक दूसरे के नेचुरल फ्रीक्वेंसी बात जब हम कर रहे थे तो हमने ये पढ़ा है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। इन दोनों का शेप, साइज और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है। मान लीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो यहां से ये भी 10 हर्ट्ज हो गया, ये साउंड बॉक्स है, यहाँ पे भी 10 हर्ट्ज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और ये भी 10 हर्ट्ज हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका वाइब्रेशन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक तरीके से ये एक्सटर्नल फोर्स की बात करेगा। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक मान लीजिए रॉड ले लिया, इलास्टिक, एक इलास्टिक रॉड है और यहां से 4 पेंडुलम हमने लटका दिए। पहला पेंडुलम ए, दूसरा पेंडुलम बी, तीसरा पेंडुलम सी और चौथा पेंडुलम डी। ए बी सी डी 4 पेंडुलम है। अब यहां से ए को हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया, ए को हल्का सा डिस्प्लेस करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब ए को डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करने लगेगा। अब यहाँ पे ये इलास्टिक रॉड है, तो यहां से होते हुए ये फोर्स यहां तक पहुंचेगा तो ये भी वाइब्रेशन करने लगेगा, फिर ये फोर्स इस इलास्टिक रॉड से यहां आएगा, ये भी वाइब्रेशन करने लगेगा और फिर यहां आएगा, ये भी वाइब्रेशन करने लगेगा, यानी कि चारों अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करने लगेंगे। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि ए और सी ये दोनों की लेंथ इक्वल है, ये देखिए लेंथ इसकी और लेंथ इसकी इक्वल है। फिर फार्मूला वही, लेंथ इक्वल का मतलब क्या हुआ, 1/2 पाई जी अपॉन एल, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इक्वल होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सी। और इसके लिए ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की तरीके से, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बराबर हो गई। और जैसे फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर हो गई तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? ये दूसरा एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं टेक्स्ट बुक से। एक आपने यहां पे ट्यूब ले लिया, पानी का ट्यूब है, इसमें मान लीजिए कि ये वाटर भरा हुआ है और यहां पे टैब है, टैब आप खोल सकते हैं तो पानी यहां से नीचे आ जाएगा, टैब बंद कर देंगे पानी रुक जाएगा। एक यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क लिया, क्लियर? ये यहां तक पानी है, यहां के बीच ये जगह है गैप, तो यहां पे मान लीजिए कि एयर है। क्लियर? अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को मान लीजिए कि आपने वाइब्रेट किया। अब जब इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करेंगे तो यहां पे अंदर क्या है, एयर है, एयर के पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। एयर के जो पार्टिकल है यहाँ पे, ये ग्लास में यहां तक पानी है और पानी के बाद जो जगह बच रही है यहाँ पे हवा है, तो इस हवा के यानी कि ये एयर भी आपस में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। और ऊपर जो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये भी क्या कर रहा है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है। इसके लिए ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की काम करेगा, यानी कि ये क्या है, ये मान लो क्या, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ये हमारा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हो गया ट्यूनिंग फॉर्क। और ये जो एयर पार्टिकल क्या कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मान लीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। क्लियर? तो अभी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 500 हर्ट्ज है। और जो यहां पे एयर वाइब्रेट कर रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000 हर्ट्ज है।
ये क्या है? ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। ये क्या है हमारा? ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है। अभी क्या रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए? यदि इसके फ्रीक्वेंसी को हमने f माना था और इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने n माना था, तो रेजोनेंस प्रोड्यूस कब होगा? जब f इक्वल हो n के। यहां पे ये 1000 है, ये 500 है, इट इज 1000, इट इज 500, तो रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है लेंथ, ये किस पे डिपेंड करता है? मैंने कई बार बता दिया 1/2 पाई जी अपॉन एल, यानी कि ये एल पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि लेंथ जब 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 जैसे जैसे बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। यहां पे यदि लेंथ बढ़ रही है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या है? कम होगी। तो यहां पे अभी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1000। यहां से टैब है, पानी हमने खोल दिया तो पानी कहां होगा? यहां से नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है तो यहां से पानी का लेवल क्या होगा? कम होगा। मान लीजिए कि यहां तक पानी बह गया, तो अब यहां तक एयर हो गया। लेंथ क्या होगी? लेंथ क्या होगी? बढ़ी। लेंथ क्या हो रही है? एयर की लेंथ पहले यहां से यहां तक थी, पहले एयर की लेंथ यहां से यहां तक थी, यहां तक पानी भरा हुआ था, अब पानी यहां तक बह गया, तो यानी कि अब एयर की लेंथ इतनी होगी, यानी कि एयर की लेंथ जब बढ़ी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई होगी? कम होगी। ऐसे ही यदि टैप से पानी गिरता रहे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी घटते घटते 500 हर्ट्ज हो गई। अब क्या होगा? अब बाहर जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, और ये जो एयर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज। इसका मतलब यह है कि एफ एन के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली इक्वल हो गया। और जब दो फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाता है। जब ये बराबर हो गया तो क्या हो गया? रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर हो गया? जब दो एक तरह के एक नेचर के लोग मिल जाते हैं, जिनके विचार सेम है, जिनकी थॉट सेम है, जिनकी सोचने की क्षमता, जिनके कार्य करने की चीजें दोनों सेम है, बोलते हैं ना, अरे यार आप मिल जाओ तो फिर बात बने। इसमें एक गाना भी है राजेश खन्ना की, यूं तो अकेले चलकर भी गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो साथ दो तो दुनिया बदल सकता हूं मैं। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि ऐसे तो हमारी ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ है, लेकिन यदि आप भी मिल जा रहे हो तो मतलब हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल आ जा रही है कि हम दुनिया चेंज कर देंगे। तो वैसे ही है, जैसा गाने का कुछ सेंस है वैसे यहाँ पे भी सेंस है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ये तीन उसके एग्जाम्पल है। बाकी जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल है, हमने ग्लास को कान पे लगाने के एग्जाम्पल दिया, या खाली पाइप में कान लगाने के एग्जाम्पल दिया, या कोई भी ड्रम रखा हुआ है, कोई भी घड़ा रखा हुआ है, उसमें आप कान लगा के एग्जाम्पल देख लीजिए। सारे के सारे में रेजोनेंस हुआ। तो पूरे इस रेजोनेंस का सार ये हुआ कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है तो उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है, जो पहले ऐसे ऐसे मोशन करता था, ऐसे ऐसे एम्पलीट्यूड में था, वो अचानक से बढ़ जाता है, लार्ज एम्पलीट्यूड से मोशन करने लगता है। लेकिन कंडीशन यही है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। यदि फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी इधर उधर होगी, थोड़ी सी भी हमारी और आपकी ट्यूनिंग गड़बड़ हुई तो मजा नहीं आएगा। थोड़ी सी भी ट्यूनिंग मैच नहीं कर रही है, हल्की सी भी ट्यूनिंग नहीं कर रही है तो वो मजा नहीं है। जब ट्यूनिंग बिल्कुल मैच कर रही है, गाना बजाते हैं तो उसमें कई सारे बटन होते हैं, इसको ये सही करना है, ये सही करना है, ये सही करना है। जब तीनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली बढ़िया होता है तब जाके बढ़िया मजा आता है गाना सुनने में। और किसी की भी थोड़ा सा बॉस ज्यादा हो गया तो फिर पता चले कि नहीं फिर वो मजा नहीं आ रहा। तो सिंपली है जब इक्वल होगी। और यदि हमने जब ये एग्जाम्पल लिया था एल वाली, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कब कब ये वाइब्रेट करेगा। तो ये एल पे, 3L पे, 5L पे, यानी कि जब इसकी एल इक्वल रहेगी, एल के बाद जब 3 गुना हो जाएगी, जब 5 गुना हो जाएगी। एक एग्जाम्पल None. How many minutes?